शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान पुत्र का बड़ा बयान। जो बिल मोदी सरकार ने पास किया है वो बिल असंवैधानिक तरीके से पास किया गया है। किसान पुत्र मनोज का कहना था कि बिल जब भी पास किया जाता है तब पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, पर मोदी सरकार जब भी कोई बिल पास करती है कोई उंगली नहीं उठाता। ये कैसे हो सकता है? और बाद में सभी पार्टियां विरोध करती हैं। मतलब सीधा है, ये तानाशाही सरकार है। अगर मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो मोदी सरकार को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर मोदी सरकार काले कानून वापस ले लेती है तो हम समझते हैं कि अपनी इज्जत कुछ बचा लेगी। गोल्डन न्यूज के लिए शाहजहांपुर से सत्य प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। अब इन 3 कृषि कानूनों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, मेरा ये कहना है, ये जो 3 बिल पारित हुए हैं ये असंवैधानिक तरीके से पारित किया गया है। इन पे कोई डिबेट चर्चा कुछ भी नहीं किया गया। असंवैधानिक तरीके से कैसे कह सकते हो? ध्वनि मेल के हिसाब से तो किए हुए। हाँ, बिल पर चर्चा की जाती है, उनपे विरोध लिया जाता है, संसद में डिबेट की जाती है। कोई भी बिल का कोई कानून पारित हो, आप इस संसदीय कार्य प्रणाली को आप अच्छी तरीके से जानते हो कि देश में जब कानून बनाया जाता है तो वो किस तरीके से लागू किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि बिना किसी चर्चा डिबेट के ये कानून आधी रात को या लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से इन्होंने कानून को पारित कराया, इस बात को देखते हुए आपको लग जाना चाहिए कि निश्चित तौर पर ये एक षड्यंत्र था। सर पर मतलब क्या कहते हैं, अगर डिबेट करवाते भी तो भी क्या फर्क पड़ता है? 349 सांसद हैं वर्तमान समय में जो किसान वर्ग से आते हैं, उनमें से एक भी नहीं बोल रहे। फिर अगर मतलब डिबेट हो भी जाती तो आपके समर्थन में बोलता कौन? नहीं, इससे ये मतलब नहीं होता कि आप उस पर चर्चा ही नहीं करते। चर्चा करते तो उससे नए सवाल निकल कर आते, और चर्चा के बाद में पूरा देश देखता संसद की उस कार्य प्रणाली को कि इस देश में हो क्या रहा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कानून को चुपके से पारित करा दिया, मीडिया में कुछ भी मतलब दिखाया नहीं गया, इससे यह सिद्ध होता है कि लोकतंत्र 4 स्तंभ पे था, चारों स्तंभ गिर गए हैं। अब ये 5वां स्तंभ बीच में बन गया है, और उसको आरएसएस कह सकता हूँ। और ये सबसे ऊंचा स्तंभ आरएसएस है, और उसके पीछे चारों काम कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए, देखो 2019 में जब ये देश की सरकार आई तो मोदी जी ने यह कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हो जाएगी, और मैं प्रधान सेवक हूँ। लेकिन ये किसके प्रधान सेवक है? आमदनी किसकी दोगुनी हुई? सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधान मित्रों की आमदनी को दोगुनी करने पे तुले हुए हैं। किसान को मौत के रास्ते पे धकेलने का सबसे बड़ा षड्यंत्र और ये प्रयास किया जा रहा है, आप ये मान के चलिए। पर सरकार जो बोल रही है कि मतलब इस बिल के ऊपर 9 से मतलब बाद में रेगुलर मतलब चर्चा हो रही है, ठीक है। पहले भी 2009 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस टाइम मतलब क्या कहते हैं इस बिल पे चर्चा हुई थी। उस टाइम भी पारित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस टाइम किसी वजह से पारित नहीं हो पाए। वही बिल आज पारित हो रहा है, तो इतनी लंबी डिबेट के बाद में फिर अगर कोई बिल पारित होता है तो फिर वो गलत कैसे मानते हैं? मैं कांग्रेस को विपक्ष मानता ही नहीं। कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है। इसका मतलब आप ये नहीं देखते कि संसद के अंदर और भी बैठते हैं। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे कांग्रेस को मान लेते हो कि कांग्रेस विपक्ष का दर्जा हासिल कर चुकी है। विपक्ष वो हर एक वो आदमी होता है जो सरकार के विपक्ष में बैठता है। हाँ, और एक आपने पहले बात बताई थी कि मतलब जो सारे स्तंभ हैं मीडिया से लेके सारे 4 स्तंभ हैं, वो सारे के सारे गिर चुके हैं। ये तो आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, क्योंकि मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर इसमें न्यायिक व्यवस्था भी तो की हुई है। जो मतलब क्या कहते हैं कृषि कानून है, इसके अंदर न्यायिक व्यवस्था भी की गई है। और मतलब आपको अगर आपको कोई मतभेद हो तो सरपंच के बाद में एसडीएम के बाद में आप कलेक्टर के पास जा सकते हो। तो फिर न्यायिक व्यवस्था तो है ना। देखिए, मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर आजादी के 74 साल बाद जो संविधान बना गया, उसके साथ एक षड्यंत्र पूर्वक धीरे धीरे इसके साथ छेड़खानी की जा रही है। लोकतंत्र को बूढ़ा किया जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी को भारत का मिखाइल गोर्बाचेव मानता हूं कि उन्होंने सुधारों को लागू करके रूस सोवियत संघ का विघटन कर दिया, और आज भारत उसी विघटन की कगार पे खड़ा है। आप ये तय मान के चलिए कि ये कानून अच्छा, एक ये भी दिक्कत है कि देश के किसानों को
ये 3 बिल समझ में कैसे आ गए, देश के किसान के बेटों को ये 3 बिल समझ में कैसे आ गए, इससे सबसे बड़ी दिक्कत आज मोदी सरकार को है। आज इन तीनों बिलों से देश विघटन की कगार पे खड़ा है। जिस तरीके से सोवियत संघ टूटा था उसी तरीके से, लेकिन उन्होंने अचानक सुधार करके अचानक सुधारों को लागू किया। तो उससे सीख लेके इस देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सुधारों को धीरे धीरे लागू कर रहा है। और ये सुधार नहीं है, ये मैं इनको सुधार नहीं मानता। ये आप मान के चलिए कि जो नेहरू ने परिभाषा दी थी लोकतांत्रिक समाजवाद, ये पूंजीवादी लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने कब्जे में लेकर सिर्फ किन्हीं पूंजीवादी ताकतों के लिए काम करना, और ये धीरे धीरे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके आप ये मान के चलिए ये तानाशाह तंत्र में तब्दील हो चुका है। अब ये लोकतंत्र नहीं रहा। जैसा कि मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसका मतलब आपका ये हुआ कि पहले के जो कानून, आज के जो कृषि कानून सही नहीं है, तो इसका मतलब पहले के कृषि कानून थे वो सही थे, या पहले की जो कृषि के बारे में व्यवस्था थी वो सही है? बिल्कुल सही नहीं थी। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि आप कृषि सुधारों को किस तरीके से लागू करते हो, किन के लिए लागू करते हो। इनके मुख्य केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ इतना है, कह रहे हैं हम कृषि सुधारों को लागू कर रहे हैं, लेकिन किन के लिए कर रहे हैं? इनके मुख्य केंद्र बिंदु है अपने प्रधान मित्रों के लिए ये कृषि सुधार लागू कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके केंद्र में। हाँ, सुधार तो है, लेकिन ये किन के लिए? किसानों के लिए नहीं है। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं होगी, सिर्फ कुछ नाम मात्र के पूंजीपति हैं, उनकी आमदनी जरूर दोगुनी होगी। उनके किसानों के खेतों में अड्डे स्थापित हो जाएंगे कंपनियों के, और किसान सिर्फ मजदूर बन के रह जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप ये बात बोल रहे हो, और लेकिन सरकार की तरफ से ये बात आ रही है कि मतलब जितने भी विरोध करने वाले किसान हैं वो किसान ना होकर सिर्फ कुछ पार्टियों के या फिर कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। सारे के सारे जितने भी मतलब किसान हैं वो तो सारे के सारे घर पे बैठे हैं, वो भाजपा के पक्ष में है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आप हमारे को विपक्ष का दर्जा दे रहे हो, हम बूथ पे खड़े रह गए। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। जब मैं बूथ पर खड़ा रहकर वोट दे रहा था, मुझे गर्व अनुभव हो रहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज अब ये काले कानून आप देश के सामने लाए हो, और मैं इन काले कानून का विरोध कर रहा हूँ, और लोकतंत्र में मेरे को अधिकार है एक आम नौजवान होते हुए कि इन बिलों का विरोध करूं। आज आप हमें विपक्ष के चंगुल में फंसा हुआ बता रहे हो, विपक्ष बता रहे हो, मुझे आज इस बात का दुख है। तो क्या आपने 2011-2012 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो जन लोकपाल कानून जो आंदोलन चले थे, उसमें आप ये बता रहे हो, अभी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये विपक्ष की चाल है। अच्छा, 2011 और 12 में आपने वही भूमिका अदा की थी जो आज विपक्ष कर रहा है, जो आज विपक्ष के बारे में भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार कह रही है कि ये सब विपक्ष की चाल है। तो अच्छा, 2011-12 में के अंदर जो आंदोलन चले थे, जन लोकपाल हो या इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, उसके अंदर भी आपने शायद यही भूमिका निभाई थी, इसलिए आप कह रहे हो जो जैसा सोचता है वैसा ही सोचता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इसे विपक्ष की संज्ञा दे रहे हो। ये विपक्ष नहीं है, यहाँ तंबुओं में विपक्ष नहीं है, इस देश का किसान है, और ये जमीन और गांव दूर दराज ढाणियों से उठ कर आया हूं मैं, और हमारे साथ अनेकों अनेकों नौजवान बैठे हैं इन तंबुओं में, आप देख के आओ, और सब झोंपड़ियों से निकल के आए हैं। जो आपने वादा किया था उसको आप खरे नहीं उतर रहे हो। मैं मोदी सरकार को ये कह देना चाहता हूँ कि आप इन काले कानूनों को सख्त जल्दी से जल्दी माफी मांग के वापस ले लो, अन्यथा आपको गांव-गांव और ढाणियों में काले झंडे मिलेंगे। आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी रैली करके देख लेना, चुनाव में आने की कोशिश ही मत करना। और आज आप अगर ये काले कानून वापस करते हो तो हम ये मानते हैं कि आप कुछ अपनी इज्जत बचा लोगे, वरना बिल्कुल खत्म हो जाओगे। धन्यवाद। जी, आप देख रहे हो गोल्डन न्यूज और जेके न्यूज, और हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठे हैं और इन सारे लोगों से इस कृषि कानून के बारे में चर्चा की, और आगे और भी ऐसी चर्चाएं होती रहेगी। इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।